Hello everyone, welcome to Free Study. So let's start with Insta March 2020 करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। जून से लेकर फरवरी तक करंट अफेयर्स के सभी कंपाइलेशंस वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ आप इनका रिवीजन ज़रूर करते रहें। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। सो 185 पेजेस है एंड विद इन दिस मंथ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट मंथ हम अप्रैल के और करेंगे। एंड देखिए, अगर मई का एग्ज़ाम 31 मई को ही हुआ एंड अभी तो देखिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 3 मई को डिसीजन होगा। सो जो भी डिसीजन होगा, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करेंगे। तो आप जो मई के करंट अफेयर्स हों वो साथ साथ प्रिपेयर करते रहें। जैसे हर डे हम कुछ वीडियोस अपलोड कर देंगे। ओके, सो तब उसको तभी प्रिपेयर कर लेंगे ताकि कंपाइलेशंस का हमें वेट ना करना पड़े। एंड 3 मई को देख लेंगे, फिर कैसे होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स GS1 ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जब हम टॉपिक्स करेंगे तो ये तभी सारे टॉपिक्स आपके जो भी हैं इंडेक्स ये तभी कवर हो जाएगा। तो हम सीधा GS1 पर चलेंगे एंड GS1 से ही हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो GS1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 8 पेजेस तो आपके ऐसे ही चले गए हैं। सो मरक्कर्स हु फॉट अगेंस्ट पोर्टुगीज इन्वेडर्स। तो रिसेंटली एक पिटीशन फाइल हुई केरला के हाई कोर्ट में एक फिल्म के खिलाफ, दैट इज मरक्कर द लॉयर ऑफ द अरेबियन सी। ये कहा गया कि हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है एंड स्टे की डिमांड की गई। कहा गया ये मोस्ट एक्सपेंसिव मलयालम फिल्म है जो कि अभी तक बनी है। एंड ये कुंजली मरक्कर फोर्थ पर बेस्ड है जिन्होंने अपनी रेप्यूटेशन अर्न की थी विद हिज फियर्स ऑन स्लॉट ऑन पोर्टुगीज शिप्स द फेवर्स ही गेव दोज हु फॉट अगेंस्ट पोर्टुगीज। मतलब जो पोर्टुगीज के खिलाफ लड़े थे उन्होंने इनको फेवर किया था। एंड हिज एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द फोर्ट एट कोटाकल। तो इन्होंने जो किला था कोटाकल के ऊपर उसको भी मजबूत करने की कोशिश की थी। तो पिटीशन क्यों फाइल की गई? पिटीशन इसलिए फाइल की गई, कहा गया कि जो फिल्म है ये स्टूडेंट को मिसलीड कर रही है, रिसर्चर्स को। लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया एंड फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड से कहा कि वो कंप्लेंट दे सेंटर को। एंड बोर्ड ने ये भी कन्वे किया कि जो सब्जेक्ट है वो आर्ट के साथ डील करता है एंड ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फिल्म मेकर्स के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। फिल्म है किसके बारे में? तो ये एक वॉर फिल्म है जो कि हीरोइक्स मीन्स उनकी जो आप बोल सकते हैं कि जो उनके अंदर हीरोनेस थी वो दिखाता है, हीरोइक्स दिखाता है मरक्कर क्लैन की। एंड जो उनके जो लीडर्स थे वो नेवल चिफ्टियंस थे ऑफ द जामोरिन ऑफ कैलिकट। आपको पता होगा जामोरिन ऑफ कैलिकट जिन्होंने वास्को डी गामा का वेलकम किया था। सो ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी जो जामोरिन थे, दैट इज समुथरी इन मलयालम, ये टाइटल होता है जो कि रूलर्स को दिया जाता है ऑफ द कैलिकट किंगडम। ये ध्यान रखिएगा, जामोरिन इज नॉट अ पर्सन नेम, ठीक है। ये टाइटल होता है जो कि रूलर्स को दिया जाता है ऑफ कैलिकट किंगडम ऑन द मालाबार कोस्ट। जो मरक्कर्स थे वो पोर्टुगीज के खिलाफ लड़े एंड फॉर नियरली अ सेंचुरी, एक मतलब सेंचुरी तक। तो मरक्कर्स कौन थे? कुछ अकाउंट्स ये कहते हैं कि अरब ओरिजिन के थे, कुछ कहते हैं टूनिशिया से आए थे, पंथालेनी से आए थे नियर कोइलैंडी इन प्रेजेंट डे कजिकोड। एंड फिर ये रीजन मतलब कोटाकल एंड थिकोड़ी में चले गए नियर पयोली। जो मरक्कर्स हैं वो बिजनेसमैन के डिसेंडेंट्स हैं कोचिन किंगडम के, जो कि बाद में कैलिकट आ गए थे। तो ये अलग अलग सबके व्यू पॉइंट्स हैं। मरक्कर्स जो थे वो मोस्टली मुस्लिम्स थे लेकिन कुछ पार्ट्स के अंदर हिंदूज भी थे। तो पोर्टुगीज के अगेंस्ट क्यों लड़ाई? क्योंकि इन्वेडिंग जो पोर्टुगीज शिप्स थी तो जामोरिन जो थे वो मरक्कर्स के पास पहुंचे कि कोस्ट को बचाइए। एंड दे वर लेड इन सक्सेशन बाय 4 मरक्कर्स चीफ एडमायरल्स जिन्हें जामोरिन ने अपॉइंट किया विद द टाइटल ऑफ कुंजली। इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो गुरिला वॉरफेयर की तरह थी। एंड जो मरक्कर्स थे वो स्मॉल शिप्स यूज करते थे जो कि पोर्टुगीज शिप्स को इजीली सराउंड कर ले एंड फाइटर्स इनेबलिंग द फाइटर्स टू अटैक एट विल। नाउ इनका रोल क्या है मॉडर्न नेवल फ्लीट के अंदर? तो अभी जो 100 ईयर्स है तो जो एक्सप्लॉइट है मरक्कर्स का इज सेट टू हैव इम्प्रूव्ड द नेवल फ्लीट ऑफ कैलिकट एज वेल एज अदर किंगडम्स, सौराष्ट्र से लेके सेलोन तक अलोंग द इंडियन कोस्ट।
जो वॉर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एम्यूनिशन है, वो भी इम्प्रूव्ड हुआ है। नाउ प्रीलिम्स लिंक, तो कुछ स्मॉल ग्रुप्स एसोसिएटेड विद फाइट्स वो थोड़ा कर लीजिएगा। किस तरीके से यूरोपियन पावर्स जो थे वो इंडिया में आए, कितनी स्टेट्स यूरोपियन पावर्स ने एक्वायर की, एंड मेंस के लिए मरक्कर्स कौन थे, इन्होंने किस तरीके से पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट फाइट किया, डिस्कस। तो ये आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो पहले तो मेरे अकॉर्डिंग प्रीलिम्स पर ही फोकस कीजिए अभी तो। नाउ विमेन एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज, तो नारी शक्ति पुरस्कार, तो विमेन्स अचीवमेंट को एक्नॉलेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति पुरस्कार दिया है विमेन एंड इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि वो अपने सर्विस देती हैं टुवर्ड्स द कॉज ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। 1999 से ये स्टार्ट हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अवार्ड को देते हैं हर साल 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे होता है। जो आपका विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो दीज नेशनल लेवल अवार्ड्स को अनाउंस करता है फॉर एमिनेंट विमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। 1 लाख का कैश प्राइज एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप या इंस्टीट्यूशन वो इसके लिए एलिजिबल है। 25 ईयर्स कम से कम एज होनी चाहिए एंड 5 साल का एक्सपीरियंस। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज, 6 इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज है। पहली है आपकी देवी अहिल्या बाई होलकर अवार्ड, बेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू को दिया जाता है जिन्होंने विमेन का वेलबींग एंड वेलफेयर को प्रमोट किया हो। एंड इनका जो नाम है वो अहिल्या बाई होलकर, जो कि 18वीं सेंचुरी की रूलर थी मालवा किंगडम की, उनके नाम पर रखा गया। देन आपका कनग्गी देवी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट, जिन्होंने चाइल्ड सेक्स रेशो इम्प्रूव किया हो। एंड जो कनग्गी थी वो सेंट्रल करेक्टर थी तमिल एपिक शिलापथिकरम की। देन माता जीजाबाई अवार्ड फॉर बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू वुमेन, जो कि माता जीजाबाई, जो कि मदर थी शिवाजी की, उन्होंने मराठा एम्पायर को फाउंड किया था 17वीं सेंचुरी के अंदर। रानी गेजिनलियो जेलियंग अवार्ड फॉर बेस्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं वेलफेयर एंड वेलबिंग ऑफ वुमेन के लिए। इनका नाम आफ्टर रानी गेजिनलियो, जो कि 20th सेंचुरी की नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर थी। देन आपका रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड फॉर बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रानी लक्ष्मीबाई, इंडियन रेबिलियन 1857 को आप जानते होंगे। रानी रुद्रमा देवी अवार्ड्स फॉर 2 डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड 2 ग्राम पंचायत। सो ये 13th सेंचुरी की रूलर थी डेक्कन प्लेट्यू की। सो इस तरीके से कैटेगरीज ये इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे हैं। नाउ इंटरनेशनल विमेंस डे 2020 तो 8 मार्च को बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। थीम ध्यान रखिएगा, इस बार की जो थीम है वो क्या है, जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग विमेंस राइट। नेशनल विमेंस डे यूएस ने 28 फेब 1909 से बनाना शुरू किया था। एक लेबर मूवमेंट हुई थी 1908 में, जिसमें 15,000 फीमेल जो एम्प्लॉयज़ थी वो स्ट्राइक पर चली गई थी न्यूयॉर्क सिटी में, ताकि वो पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें। एंड उसके बाद 1910 से इंटरनेशनल विमेंस डे जो था वो रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। नेशनल विमेंस डे को इंटरनेशनल विमेंस डे 1910 से बना दिया, जब जर्मन की विमेन राइट एक्टिविस्ट क्लेरा जेटकिन ने ये सजेस्ट किया एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सो वाई मार्च 8, क्योंकि जो वुमेन हैं सोवियत रशिया की, उन्हें राइट टू वोट मिला 1917 में। मार्च 8 को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर की गई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर स्टेट्स को इनवाइट भी करता है कि वो 8 मार्च को यूएन डे फॉर वुमेन्स राइट की तरह सेलिब्रेट करें एंड वर्ल्ड पीस इन 1977। नाउ जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, तो पहला जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिसेंटली रिलीज कर दिया है यूएनडीपी ने, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ये सोशल बिलीफ्स किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को रोकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वर्क हो, एजुकेशन हो। एंड डाटा इसके अंदर होता है 75 कंट्रीज़ का, 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन इसके अंदर कवर्ड है। एंड देखते हैं कि विमेन जो है वो क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं इन अचीविंग इक्वालिटी। सो कॉल्ड ग्लास सीलिंग, इसको तोड़ने की बात होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 90% मैन एंड विमेन बायस को फेस, जो प्रोग्रेस होने के बावजूद भी, मतलब 90% मैन एंड विमेन होल्ड सम सॉर्ट ऑफ बायस अगेंस्ट विमेन। हाफ जो पोल्ड हुए मैन जो हैं वो सुपीरियर पॉलिटिकल लीडर्स है, ये पाया गया। 40% ये बिलीव करते हैं कि बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं। 28% ये सोचते हैं कि ये जस्टिफाइड है इफ़ अ मैन बीट हिज वाइफ।
ये एनालिसिस एक बायस शिफ्ट भी देता है इन सम 30 कंट्रीज जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी शो की गई। तो पावर गैप्स कंटिन्यू क्यों हैं? क्योंकि वाइल मैन एंड वीमेन वोट एट सिमिलर रेट्स, लेकिन 24% ही पार्लियामेंट्री सीट्स, ये हमने पहले भी किया था, विमेन हेल्ड करती हैं, एंड सिर्फ 10 ही फीमेल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है आउट ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। देन विमेन को कम पे किया जाता है, सैलरी भी। सो वी नीड टू एक्सेलरेट एक्शन टू मीट ग्लोबल टारगेट्स ऑन जेंडर इक्वालिटी, एंड गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस को न्यू पॉलिसीज़ को यूज़ करना होगा ताकि वो डिस्क्रिमिनेटरी बिलीव्स को चेंज कर सकें, एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू एंड चेंजिंग इंसेंटिव्स के थ्रू। 2020 जो ईयर है वो 25th एनिवर्सरी मनाएगा बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन बीजिंग +25। फ्यू इंपॉर्टेंट वुमेन्स राइट डेमोन्स्ट्रेशंस देख लीजिए, मी टू, नी यूना मेनोस, टाइम्स अप, अनवॉलेडर एंड टू कैमिनो। नाउ वी विल रीड अबाउट परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन इंडियन नेवी। तो ये हमने कर लिया है, आई डोंट थिंक वी नीड टू रिवाइज इट अगेन। बस मेन पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। एसएससी विमेन ऑफिसर्स जो हैं उनका सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया है कि परमानेंट कमीशन बनेगा। 17 विमेन एसएससी ऑफिसर्स ने मतलब फाइल किया था केस कि 14 ईयर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी they discharged, so despite completing that, and February 26 2008 को जो चैलेंज किया गया, दे हैड चैलेंज दिस पॉलिसी लेटर ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उनको ग्रांट किया गया पीसीज टू एसएससी ऑफिसर्स इन ऑल द 3 ब्रांचेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, एंड जो ऑफिसर्स जो ऑफर था वो रेस्ट्रिक्टेड था कुछ ही कैटेगरीज में, एंड फ्यूचर बैचेस के बेनिफिट के लिए आफ्टर जनवरी 2009 सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा कि जो इंडियन आर्मी है वो परमानेंट कमीशन बनाएगी विमेन का, एंड जो 101 एक्सक्यूजेज जो गवर्नमेंट देती है वो नहीं चलेगा। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड परमानेंट कमीशन की ज़रूरत तो ये हम देखिए कर चुके हैं कि 10 इयर्स का उनका सर्विस होना चाहिए, एंड जो एक्सटेंड किया जाएगा और 4 साल, ठीक है, तो टोटल 14 ईयर्स हो गए हैं। नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020, तो ये भी हमने कर लिया है, वी डोंट नीड टू रीड इट अगेन। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो ये भी हमने कर लिया है, बट लेट्स रिवाइज इट अगेन। तो जो स्कीम है वो अनाउंस की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, नहीं ये हमने नहीं किया, ये हम अभी कर रहे हैं। तो ये जो स्कीम है ये अनाउंस की राजस्थान गवर्नमेंट ने 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर, जहाँ पे जो न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स हैं चिल्ड्रन एंड अनीमिया अमंग चिल्ड्रन वो वर्स हैं देन द एवरेज ऑफ द स्टेट। ये एक मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम है। 6,000 रुपीज़ ऑफर किए जाते हैं फॉर द बर्थ ऑफ द सेकेंड चाइल्ड, ध्यान रखिएगा, फॉर द बर्थ ऑफ सेकेंड चाइल्ड, नॉट फर्स्ट चाइल्ड। 5,000, अभी नीचे मैं आपको फोर्थ पॉइंट बाद में बताऊंगी। जो गवर्नमेंट है वो 75,000 बेनिफिशियरीज को हेल्प करेगा, 45 करोड़ रुपीस खर्चा आएगा पर साल। जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो मातृ वंदना योजना है वो पहले चाइल्ड के लिए 5,000 रुपीज़ देती है। जो आपकी राजस्थान की है वो 6,000 रुपीज़ देगी फॉर द बर्थ ऑफ द सेकेंड चाइल्ड। नाउ वाई फोकस ऑन सेकेंड चाइल्ड? क्योंकि सेकेंड चाइल्ड को इतना अटेंशन नहीं मिलता है जितना कि फर्स्ट चाइल्ड को मिलता है, सो नो नीड टू रीड दिस। सो ये एक मैटरनिटी बेनिफिट है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के साथ ये एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है प्रेग्नेंट एज वेल एज लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। पार्शियल वेज कंपनसेशन है उन वुमेन के लिए जो कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, चाइल्ड केयर के टाइम पे अपना वेज लॉस कर देती हैं। Now ODF plus and ODF plus plus अंडर फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अर्बन डेवलपमेंट अपनी रिपोर्ट पेश की स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में इन लोकसभा। एंड जो नेक्स्ट फेज है ODF प्लस प्लस एंड वाटर्स प्लस, ये 2024 तक कंप्लीट करना है। अभी तक 30% से भी कम सिटीज़ ODF प्लस ले पाई हैं। 4320 सिटीज़, 432, उल्टी काउंटिंग, ODF डिक्लेयर कर चुकी हैं। 1726 ODF प्लस प्लस 411
मीन्स 10% से भी कम ODF प्लस प्लस के लिए। ना ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि ODF स्टेटस फर्स्ट जो था वो हमने फेज़ फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। एंड एलिजिबिलिटी यही है कि आपको कम से कम एक बार ODF लेना होगा ODF प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे, तभी आप अपने आप को SBM ODF प्लस एंड SBM ODF प्लस प्लस घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ की, सेफ कलेक्शन, कन्वेंस। एंड जो ODF प्लस है वो फोकस करता है टॉयलेट्स विद वाटर मेंटेनेंस एंड हाइजीन पर। ODF प्लस प्लस फोकस करता है टॉयलेट्स विद स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। वाटर प्लस अगस्त 2019 में ये स्टार्ट किया गया था कि सस्टेन टॉयलेट्स बाय ट्रीटिंग एंड रीयूज वाटर। ये जल शक्ति अभियान एंड उसके अलाइनमेंट यूएन के जो SDG नंबर 6 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, दैट इज़ फॉर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसको मेंटेन करता है। जो फेज़ 1 है वहाँ पर 99% सिटीज़ ODF हुई थी, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्लेम किया। एंड स्टेट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसके अंदर। 2024 तक ये जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं इनको अचीव करने के पूरी मेहनत करनी होगी। सो लीड द UPSC पेस विद इनसाइट IAS, रेस विद इनसाइट्स IAS, तो आप वाइस साइट को विजिट कर सकते हैं। नाउ डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन हम करेंगे। गवर्नमेंट ने डीलिमिटेशन कमीशन गठित की, क्योंकि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई ने कहा था टू रीड्रॉ लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ। रीड अबाउट डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये ध्यान रखिएगा, डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रंजना प्रकाश देसाई ने हेड किया कि ये रीड्रॉ करने के लिए लोकसभा एंड असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। नेक्स्ट क्या होगा, जो कमीशन है वो डीलिमिट करेगी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एंड आसाम की भी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड की भी अकॉर्डिंग टू द डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। डीलिमिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे लिमिट्स फिक्स की जाती हैं एंड बाउंड्रीज भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की इन अ स्टेट जिसके पास लेजिस्लेटिव बॉडी हो। तो डीलिमिटेशन एक हायर पावरफुल कमीशन अंडरटेक करती है एंड उसे डीलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन कहते हैं। एंड ये बाउंड्री इतनी पावरफुल होती है कि इनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग ही हैं एंड आप उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। 4 टाइम्स हुआ है, 1952 में, 1963 में, 1973 में एंड 2002 में। ये ध्यान रखिएगा 63 का जो एक्ट है वो 62 का है एंड 73 का जो एक्ट है वो 72 का है। जो कमीशंस के ऑर्डर हैं वो एनफोर्स किए जाते हैं उसी डेट पर जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करें। जो कॉपीज़ होती हैं वो लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने भी रखी जाती हैं, कोई भी मॉडिफिकेशंस परमिटेड नहीं होती। नाउ कॉम्पोजिशन, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसको अपॉइंट करता है सेंटर। 3 मेंबर्स होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज चेयरपर्सन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जिसे नॉमिनेट करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो डीलिमिटेशन तो लिमिटेड ही लोग हैं, 3 ही हैं। एंड देखिए इसको बस ऐसी तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि आपके जितने भी हैं एक तरीके से, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एंड आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट द राइट ऑफ एन एक्यूज्ड टू बी डिफेंडेड। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ये अनएथिकल एंड इलीगल है लॉयर्स के लिए कि वो रिजोल्यूशंस पास कर देते हैं अगेंस्ट रिप्रेजेंटिंग अक्यूज्ड इन द कोर्ट। सो ये तब हुआ जब लोकल बार एसोसिएशंस ने ऑब्जेक्ट किया 4 स्टूडेंट्स को जिन्हें अरेस्ट कर लिया था सेडिशन के लिए एंड दे बीइंग डिफेंडेड इन द कोर्ट। ये पहली बार नहीं है जब बार एसोसिएशंस ने ऐसे रिजोल्यूशन पास किए हों, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ऑल नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है
and the statute and the professional ethics. Article 22 subsection 1 क्या कहता है, and right of an accused to be defended के बारे में, कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 22 कि फंडामेंटल राइट है हर पर्सन की कि राइट टू बी डिफेंडेड उसको डिनाई नहीं की जाएगी किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से. आर्टिकल 14 इक्वालिटी है बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी. 39A डीपीएसपी का है जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है टू सिक्योर जस्टिस एंड इट मस्ट नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन किसी भी इकोनॉमिक या डिसएबिलिटी के बेसिस पे, एंड फ्री लीगल एड भी मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो 2010 में एएस मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस के अंदर ये रिजोल्यूशंस इलीगल कह दिए गए थे. एंड राइट टू बी जो डिफेंडेड है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड कॉरस्पॉन्डिंग इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लॉयर टू डिफेंड हिम. ये जो रिजोल्यूशंस है ये अगेन अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जिन्हें डिस्ग्रेस कहा जाता है लीगल कम्युनिटी में एंड नल एंड वॉइड भी हैं. तो प्रोफेशनल एथिक्स लॉयर्स के कैसे डिफाइन है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रूल्स हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर, पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट, जिन्हें फॉलो करते हैं सभी लॉयर्स अंडर द एडवोकेट्स एक्ट. एडवोकेट बाउंड होता है कि वो एक्सेप्ट करें एनी ब्रीफ इन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स एट अ फी कंसिस्टेंट विद हिज स्टैंडिंग एट द बार एंड नेचर ऑफ द केस. लास्ट ईयर उत्तराखंड कोर्ट ने भी इसको क्लैरिफाई किया था. तो कुछ रिजोल्यूशंस देख लेते हैं. आपका 2008 टेरर अटैक मुंबई में रिजोल्यूशन पास किया गया था अगेंस्ट रिप्रेजेंटिंग अजमल कसाब एंड लीगल एड लॉयर को असाइन किया गया था ब्रीफ बट ही रिफ्यूज्ड. एंड जबकि जो दूसरे थे वो एग्री हो गए थे कसाब को डिफेंड करने के लिए, तो उन्हें थ्रेट्स भी फेस करने पड़े थे. सब्सिक्वेंटली लॉयर को अपॉइंट किया गया एंड पुलिस सिक्योरिटी भी दी गई. 2012 गैंग रेप केस इन दिल्ली, जहाँ पे लॉयर्स जो थे साकेत कोर्ट में, उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कि वो एक्यूज्ड को डिफेंड नहीं करेंगे. हैदराबाद में लास्ट ईयर बार एसोसिएशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट रिप्रेजेंटिंग 4 women जिन्होंने हु हैड बीन अरेस्टेड फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ ए वेटरनरी डॉक्टर एंड हु वर लेटर किल्ड इन एन एलिस्ड एनकाउंटर. हैदराबाद का ये केस था. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया लॉयर्स को गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के दैट नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी लॉयर डिफेंडिंग द एक्यूज इन द मर्डर ऑफ अ 7-year-old स्कूल बॉय. तो क्या लॉयर्स एक्शन फेस करते हैं, फेस्ड एक्शन फॉर सच रिवॉल्यूशन? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट बार काउंसिल है दे कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द ऑफिस बियरर्स ऑफ द बार एसोसिएशंस अगर इस तरीके के रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं तो. ये आपका कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में भी आता है एंड कंसीडर्ड अगेंस्ट दोज एडवोकेट्स हु इंटरप्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स. नाउ लेट्स रीड कि हाउ एन एमपी इज सस्पेंडेड फ्रॉम लोकसभा बाय द स्पीकर. तो 7 कांग्रेस मेंबर्स जो हैं उन्हें सस्पेंड किया गया लोकसभा के अंदर एंड ये जो मोशन था इसे पास किया वॉइस वोट के थ्रू. तो क्या रीज़न था? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा का रोल एंड ड्यूटी है कि वो ऑर्डर मेंटेन करके रखें ताकि हाउस स्मूथली रन कर सके. एंड स्पीकर को पावर है कि वो किसी भी मेंबर को फोर्स कर सकते हैं टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे एंड उनको सस्पेंशन के अंडर भी रख सकते हैं. तो ये आपका रूल नंबर 372 ऑफ आरओपी एंड सीओबी है कि स्पीकर अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी मेंबर का कंडक्ट डिसऑर्डरली लगता है तो वो मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो उसी वक्त हाउस से चले जाएं एंड उसके साथ उसको मीन्स एब्सेंट रहेंगे फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डेज सिटिंग. नाउ मोर जो रिकैल्सिट्रेंट मेंबर्स होते हैं स्पीकर जो है वो रिकोर्स भी कर सकते हैं. रूल 374 एंड 374A का 374 क्या कहता है कि अगर स्पीकर को ज़रूरी लगे तो वो मेंबर को नेम कर सकते हैं जिन्होंने डिसरिगार्ड किया हो अथॉरिटी ऑफ चेयर एंड अब्यूज़ किया हो रूल्स ऑफ हाउस. अगर मेंबर को नेम कर देते हैं स्पीकर तो स्पीकर एक मोशन लेकर आते हैं एंड पुट द क्वेश्चन दैट द मेंबर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन. साथ में जो मोशन होता है एंड वो ये भी बोला जाता है दैट रिजॉल्व दैट सच सस्पेंशन बी टर्मिनेटेड. जो मेंबर सस्पेंड होते हैं फिर वो विड्रॉ कर जाते हैं फ्रॉम द परसिंक्ट्स ऑफ द हाउस. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रेवोकेशन ऑफ अ मेंबर सस्पेंशन? जो स्पीकर है वो एम्पावर्ड है कि वो किसी भी मेंबर को सस्पेंशन के अंडर रख सकते हैं एंड जो अथॉरिटी है रेवोकेशन ऑफ हिज ऑर्डर इज नॉट वेस्टेड इन
हर, इट इज़ फॉर द हाउस इफ़ इट सो डिज़ायर्स, तो वो रिजॉल्व कर सकते हैं ऐसे मोशन पर टू रिवोक द सस्पेंशन। राज्यसभा में क्या होता है, जैसे लोकसभा में स्पीकर ऐसे राज्यसभा के चेयरमैन, उनको भी पावर है रूल नंबर 255 ऑफ रूल बुक के अकॉर्डिंग कि वो किसी भी मेंबर को जिनका जो कंडक्ट है वो डिसऑर्डरली हो, वो उन्हें मींस हाउस से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डेज मीटिंग। देन अगेन वो उसका नेम करेंगे, फिर मोशन आएगा एंड हाउस जो है वो टर्मिनेट भी कर सकती है सस्पेंशन को। लेकिन स्पीकर की तरह ना हो के जो राज्यसभा चेयरमैन है डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर, तो सॉरी मैंने आपको ये बोल दिया था कि वो उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं आगे, तो ये नहीं है, कोई भी मेंबर उनको एब्सेंट रखना पड़ता है फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डेज मीटिंग। नाउ नीड ऑफ द आर क्या है, एक बैलेंस बनाना होगा, जो सॉल्यूशन है अनरूली बिहेवियर का ये लॉन्ग टर्म है एंड कंसिस्टेंट है विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सो रिजर्व करने होंगे कुछ फ्यू ब्लॉक्स इन द गैलरी फॉर स्कूल चिल्ड्रन हु कुड सी देमसेल्व्स द कंडक्ट ऑफ मेंबर्स। नाउ कोटा, विद इन कोटा फॉर एससीज इन हरियाणा, तो हरियाणा कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल पास किया है, दैट इज द हरियाणा शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2020। ये जो बिल है ये कोटा देगा विद इन कोटा फॉर एससीज इन द स्टेट। 50% सीट्स ऑफ द डिप्राइव्ड एससी, जिसमें से 20% जो होंगी वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए एससी के अंदर 36 कास्ट हैं एंड ये सभी पार्ट होंगी ब्लॉक ए का, इंक्लूडिंग वाल्मीकि, बाजीगर, संसी, देहा, धनक एंड सपेरा। ये ज़रूरी क्यों था, क्योंकि एम्प्लॉय डाटा जब कलेक्ट किया गया तो जो टोटल नंबर है एससी एम्प्लॉयज़ के स्टेट में वो 22% है एंड जो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इन वेरियस सर्विसेज, ब्लॉक ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, वो है 4.7, 4.14 एंड 6.27, जबकि पॉपुलेशन है 11%। जो ब्लॉक ए शेड्यूल्ड कास्ट या जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट हैं, दे वर नॉट एजुकेशनली क्वालिफाइड एज डाटा फ्रॉम SECC 2011 इंडिकेट्स, सिर्फ 2.13% ही हैं जो ग्रेजुएट हैं, 3.78 सीनियर सेकेंडरी, 6.74 मैट्रिकुलेट, 33.63 इलिटरेट। क्या स्टेट्स एम्पावर्ड हैं ऐसे डिसीजंस बनाने के लिए, तो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 स्टेट को एथोराइज करता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर द स्टेटमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर SCs एंड STs फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इन मैटर्स में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इन द केस ऑफ EV चिनैया वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004-9 स्केल, उन्होंने कहा था कि जो स्पेसिफाइड की थी शेड्यूल्ड कास्ट अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये एक होमोजीनियस ग्रुप है एंड शेड्यूल्ड कास्ट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ताकि जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो आउटरीच तक पहुंच सके। जो मेन पार्ट था वो यही था कि जो जब ग्रुप्स को नोटिफाई करते हैं प्रेसिडेंट इन द लिस्ट अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, 10th शेड्यूल है, 52nd अमेंडमेंट 1985 से शुरू किया गया था। प्रेसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर डिसाइड करते हैं एंड उन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है। डिस्क्वालिफिकेशन जब वॉलंटरी गिव अप कर दें, वोट या वोट ना देने से मना कर दें, इसमें जो पार्टी होते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है, अदरवाइज मेंबर डिस्क्वालिफाइड नहीं हो सकता। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले या नॉमिनेटेड मेंबर 6 मंथ्स के अंदर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर बन जाए। एक्सेप्शंस क्या है, अगर 2/3 मेंबर मर्जर के फेवर में हो तो उसे आप डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मान सकते। क्या जुडिशियल रिव्यू है, तो स्टार्टिंग में जुडिशियल रिव्यू नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के अंदर कह दिया था कि यस जुडिशियल रिव्यू है, हाई कोर्ट में भी एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। इसके फ़ायदे क्या होंगे हैं, स्टेबिलिटी आती है, लॉयल रहते हैं, डिसिप्लिन, मर्जर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का विदाउट अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन, करप्शन कम होता है, प्यूनिटिव मेजर्स भी मिलते हैं। रिकमेंडेशन ध्यान रखिएगा, दिनेश गोस्वामी कमेटी, डी से दिनेश, डी से डिफेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन होगी अगर वॉलंटरी गिव अप करेंगे एंड एब्सटेन करेंगे फ्रॉम वोटिंग एंड इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज विप भी यूज़ कर सकती हैं। लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट, प्रोविजंस जो कि एग्जेम्प्ट करते हैं स्प्लिट्स एंड मर्जर्स, प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स जिन्हें ट्रीट किया जाएगा एज पॉलिटिकल पार्टीज अंडर एंटी डिफेक्शन,
Political parties should limit issuance of whips to instances only when the government is in danger. Election Commission, जो elections होते हैं under the 10th schedule should be made by the president and governor on the binding advice of the election commission. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ अ फ्लोर टेस्ट या फिर ट्रस्ट वोट क्या होता है? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने रिक्वेस्ट किया है गवर्नर लालजी टंडन को कि वो फ्लोर टेस्ट करें असेंबली में. 16 मार्च से स्टार्ट होगा ऑन अ डेट फिक्स्ड बाय द स्पीकर. तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है कि गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर इंजॉय भी कर रहा है या फिर नहीं. ठीक है, तो ये आपकी वोटिंग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी.